बस एक पल पिताजी। मेरे ही बेटे ने मुझे ये शब्द कहे थे जब मैंने उससे कहा कि मैं अपने जन्मदिन पर अनदेखा महसूस कर रहा हूं, जबकि उसने उस कमबख्त मोबाइल को मुझे देखने के लिए भी नहीं छोड़ा था। मेरा नाम रमेश है। मैं 73 साल का हूं। मैं 5 साल से विधुर हूं और 3 बच्चों का पिता हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लखनऊ में एक मैकेनिक के रूप में काम किया। मैंने एक घर बनाया। मैंने अपने बच्चों को बहुत त्याग से पाला, हमेशा उन्हें सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। उस शनिवार की सुबह 12 मार्च को मैं अकेला जागा, जैसे प्रिया के जाने के बाद हर रोज जागता हूं, लेकिन यह अलग था क्योंकि यह मेरा जन्मदिन था। 73 साल की जिंदगी और दशकों में पहली बार किसी ने मुझे बधाई देने के लिए अभी तक फोन नहीं किया था। सुबह लगभग 10 बजे फोन बजा। ये रोहन था, मेरा बड़ा बेटा। पापा कैसे हैं? जन्मदिन मुबारक हो, उसने अपनी उस हड़बड़ी वाली आवाज में कहा जिसे मैं अच्छी तरह जानता था। धन्यवाद बेटा, मैंने जवाब दिया, ये महसूस करते हुए कि मेरा दिल थोड़ा शांत हो गया था। कम से कम उसे याद तो था। अरे, आज दोपहर के खाने पर क्यों ना मिलें आपका जन्मदिन मनाने के लिए? मुझे लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने रोहन को 2 महीने से अधिक समय से नहीं देखा था। उसके पास हमेशा बहाने होते थे, काम, बैठकें, व्यापारिक यात्राएं, लेकिन इस पल में वह मुझे दोपहर के खाने के लिए बुला रहा था। जरूर, मैंने जवाब दिया, बहुत बेताब न लगने की कोशिश करते हुए। ठीक है, मैं तुम्हें दोपहर में संगम में मिलता हूं, ठीक रहेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। जब मैंने फोन रखा तो मुझे ऐसी खुशी महसूस हुई जो मैंने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। मेरे बेटे को मेरा जन्मदिन याद था। हम साथ में दोपहर का खाना खाएंगे, बातें करेंगे, दिल की बातें करेंगे। शायद वह मुझसे यह भी पूछेगा कि मैं अकेलापन कैसे झेल रहा हूं, उसकी मां की मृत्यु के बाद चीजें कैसी चल रही हैं। मैंने बाकी की सुबह सावधानी से तैयार होने में बिताई। मैंने वह नीली कमीज चुनी जिसे प्रिया हमेशा कहती थी कि मुझ पर अच्छी लगती है। मैंने अपने बाल बनाए, यहां तक कि इत्र भी लगाया। मैंने दर्पण में देखा और सोचा कि शायद, सिर्फ शायद, यह जन्मदिन उतना उदास नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। मैं दोपहर से कुछ मिनट पहले संगम पहुंच गया। मैंने खिड़की के पास एक अच्छी मेज चुनी जहां से नरम रोशनी अंदर आती थी। मैं वहीं इंतजार करता रहा, यह कल्पना करते हुए कि मेरे बेटे को मेरे साथ यहां होना कितना अच्छा होगा, सिर्फ हम दोनों, पुराने दिनों की तरह। रोहन देर से आया, बेशक, तय समय से 15 मिनट बाद। वह तेजी से चलता हुआ आया, मुझे एक आधी अधूरी गले लगाकर नमस्ते किया और बैठने से पहले ही वह अपना मोबाइल छू रहा था। देर के लिए माफी पापा, लेकिन मुझे काम के कुछ मसले हल करने पड़े, उसने स्क्रीन से आंखें हटाए बिना कहा। कोई बात नहीं बेटा, महत्वपूर्ण यह है कि तुम आए। लेकिन जैसे ही वह बैठा मैंने देखा कि कुछ अलग था। वह उस फोन की स्क्रीन से अपनी नजर नहीं हटा रहा था। वह संदेशों का जवाब दे रहा था, जल्दी जल्दी कॉल कर रहा था, बिना रुके टाइप कर रहा था, जैसे मैं वहां नहीं था। पूरे दोपहर के खाने के दौरान ऐसा ही था। मैं बात करने की कोशिश करता रहा। मैंने उससे काम के बारे में पूछा, परिवार के बारे में, वह कैसा था, लेकिन वह यांत्रिक तरीके से जवाब देता रहा, मुझे ठीक से देखे बिना, हमेशा उस जल्दबाजी में जैसे उसे कहीं जाना हो। और जब मेरे जन्मदिन का समय आया, जब रवि वह छोटा केक एक मोमबत्ती के साथ लाया, तो मैंने सोचा, अब हां, अब वह अपना फोन रख देगा और हमारे पास हमारा एक पल होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रवि उस छोटे चॉकलेट केक के साथ आया। उसके ऊपर एक अकेली मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। उस पल मेरा दिल उम्मीद से भर गया। मैंने सोचा, अब हां, अब रोहन उस कमबख्त फोन को रख देगा और हमारा एक पल होगा। लेकिन जब वह युवा लड़का जन्मदिन मुबारक गाना गाने लगा, जब संगम के दूसरे लोग मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखने लगे, जब वह पल जिसका मैंने इतनी बेसब्री से इंतजार किया था आखिरकार आया, रोहन का फोन बजा और उसने उसे उठा लिया। हाँ, मैं यहां हूं। नहीं, कोई बात नहीं। मैं वहां अपने 77वें जन्मदिन पर अकेला बैठा था। मेरे सामने एक मोमबत्ती पिघल रही थी, जबकि मेरा अपना बेटा फोन पर बात कर रहा था जैसे मैं अदृश्य था। संगम के लोग मुझे दयालुता से देख रहे थे। रवि को नहीं पता था कि गाना जारी रखना चाहिए या रुक जाना चाहिए। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। यह सिर्फ उदासी नहीं थी, यह सिर्फ निराशा नहीं थी, यह कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह एहसास था कि मेरे बेटे के लिए मैं उसकी जिंदगी में एक परेशानी बन गया था। जब उसने आखिरकार फोन रखा, 5 लंबे मिनटों के बाद जो घंटों की तरह लगे, मैं पहले ही मोमबत्ती बुझा चुका था, केक काट चुका था, अजनबियों के सामने दिखावा कर चुका था कि सब ठीक है जो हमें देख रहे थे। केक को क्या हुआ पापा? क्या आपने उसे काट दिया? उसने मुझसे पूछा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
आखिरकार फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए। मैंने उसे पहली बार पूरी दोपहर उसकी आंखों में देखा। मैंने 28 साल के एक आदमी को देखा जो अब उस बच्चे जैसा नहीं लगता था जिसे मैंने पाला था। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो शारीरिक रूप से वहां था लेकिन मानसिक रूप से 1000 अलग अलग जगहों पर था। मैंने अपने बेटे को देखा लेकिन उसी समय मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अजनबी को देख रहा हूं। रोहन, मैंने अपनी आवाज को जितना शांत रख सका उतना शांत रखते हुए कहा, बेटा, मुझे लगता है कि तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। क्या तुम कुछ देर के लिए इस फोन को एक तरफ नहीं रख सकते? आज मेरा जन्मदिन है। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बेतुकी बात कह दी हो, जैसे मैंने उससे चांद मांग लिया हो। बस 1 मिनट पापा, उसने फिर से फोन निकालते हुए जवाब दिया। असल में कल मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। बस 1 मिनट पापा। ये शब्द हम दोनों के बीच हवा में तैरते रहे। बस 1 मिनट। जैसे मेरी जिंदगी के 73 साल, जैसे मैंने उसके लिए किए गए सारे बलिदान, जैसे बचपन से मैंने उसे जो प्यार दिया वो सब उसके समय के बस 1 मिनट के बराबर था। उस पल मेरे अंदर कुछ बदल गया। सालों से जो सोया हुआ था वह जाग उठा। एक ऐसी शक्ति जो मुझे नहीं पता थी कि मेरे अंदर है, एक ऐसी गरिमा जो मैंने अनजाने में कभी खो दी थी। मैं रोहन को अपने फोन पर लिखते हुए देखता रहा। वह उस चोट से पूरी तरह अनजान था जो उसने अभी अभी मुझे दी थी। इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि उसका पिता उसके ठीक सामने अंदर से टूट रहा था। मुझे याद आया जब वह 5 साल का था और उसे निमोनिया हो गया था। मैं अस्पताल में 3 रातें बिना सोए रहा। उसकी देखभाल करता रहा, प्रार्थना करता रहा कि वह ठीक हो जाए। मुझे वे सभी बार याद हैं जब मैंने उसकी कॉलेज की फीस भरने के लिए डबल शिफ्ट में काम किया था। मुझे याद है जब प्रिया की मृत्यु हुई और वह अंतिम संस्कार के बाद भी मेरे साथ नहीं रुक पाया क्योंकि उसे काम के कुछ काम थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उस संगम रेस्टोरेंट में अपने बेटे को अपने जन्मदिन को उसके दिन में एक रुकावट मानते हुए देखकर मुझे एक बात का एहसास हुआ जिसने मुझे पहले की हर चीज से ज्यादा दुख पहुंचाया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने ही यह सब होने दिया था। सालों से हर बार जब वह मिलने का कार्यक्रम रद्द करता था मैं कहता था, कोई बात नहीं बेटा। हर बार जब वह देर से आता था मैं कहता था, जरूरी बात यह है कि तुम आए। हर बार जब वह काम को परिवार से ज्यादा प्राथमिकता देता था मैं उसे यह कहकर सही ठहराता था, वह अपना भविष्य बना रहा है। मैंने अपने बेटे को सिखाया था कि मेरे साथ बुरा व्यवहार करने के कोई परिणाम नहीं होंगे, कि पापा हमेशा वहां रहेंगे, हमेशा समझेंगे, हमेशा माफ कर देंगे, कि पापा की भावनाएं नहीं होती जिन्हें चोट पहुंचाई जा सके। लेकिन उस दिन मेरे 73वें जन्मदिन पर उस रेस्टोरेंट में बुझी हुई मोमबत्ती और बेस्वाद केक के टुकड़े के साथ बैठे हुए मैंने फैसला किया कि चीजें बदलेंगी। मैं कोई तमाशा नहीं करूंगा, मैं चिल्लाऊंगा या लड़ूंगा नहीं। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसकी मेरे बेटे को कभी अपने पुराने सहज पापा से उम्मीद नहीं होगी। मैं उसे उस चीज का मूल्य सिखाऊंगा जो वह खो रहा था। जानते हो क्या रोहन, मैंने मेज से उठकर और बिल चुकाने के लिए पैसे छोड़कर कहा, तुम सही हो, बस 1 मिनट। लेकिन वह 1 मिनट अब खत्म हो गया है। उसने भ्रमित होकर फोन से नजरें उठाईं। कहाँ जा रहे हो पापा? मैं अपना जन्मदिन ठीक से मनाने जा रहा हूं, मैंने बाहर की ओर चलते हुए जवाब दिया। उन लोगों के साथ जो वास्तव में मेरे साथ रहना चाहते हैं। सालों में पहली बार मैं ही था जो पहले चला गया और यह मेरे बेटे के लिए तैयार की गई कई हैरानियों में से पहली थी। मैं उस रेस्टोरेंट से एक ऐसी भावना के साथ बाहर निकला जो मैंने सालों से महसूस नहीं की थी। ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ ऐसा वापस पा लिया हो जो लंबे समय से खो गया था। शायद मेरी गरिमा या बस अपना आत्मसम्मान। रोहन मेरा नाम चिल्लाते हुए सड़क तक मेरे पीछे आया। पापा पापा रुको, क्या हुआ तुम्हें? मैं उसे देखने के लिए मुड़ा। वह अभी भी फोन हाथ में लिए हुए था, हमेशा की तरह, जैसे वह यंत्र उसके शरीर का हिस्सा हो। क्या हुआ मुझे? मैंने एक अजीब शांति महसूस करते हुए कहा। रोहन, मुझे यह हुआ है कि मुझे अभी अभी एक बहुत ही जरूरी बात का एहसास हुआ है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कि मैं 5 सालों से इंतजार कर रहा हूं कि मेरे बच्चे मुझसे ऐसे व्यवहार करें जैसे मैं उनके जीवन में जरूरी हूं। और आज अपने जन्मदिन पर मुझे एहसास हुआ कि ऐसा कभी नहीं होगा अगर मैं इसे ऐसे ही होने देता रहा। ओह, उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने अपना दिमाग खो दिया हो। पापा, इतना नाटकीय मत बनो, यह सिर्फ एक जरूरी काम की कॉल थी। रोहन, मैंने कहा, तुम्हारी सभी कॉलें जरूरी होती हैं, तुम्हारा सारा काम जरूरी होता है, तुम्हारी मीटिंगें जरूरी होती हैं, तुम्हारा समय जरूरी होता है। क्या जरूरी नहीं होता जानते हो? तुम्हारे पापा, ये सच नहीं है। ओह नहीं, पिछली बार तुम मुझे देखने कब आए थे जब मेरा जन्मदिन या कोई खास तारीख नहीं थी?
पिछली बार तुमने मुझे सिर्फ मेरा हालचाल पूछने के लिए कब फ़ोन किया था? रोहन चुप रहा क्योंकि वह जानता था कि मैं सही था। देखो बेटा, मैंने जारी रखा। इन सभी सालों में हर बार जब तुम मिलने का कार्यक्रम रद्द करते थे मैं कहता था कोई बात नहीं। हर बार जब तुम देर से आते थे मैं कहता था ज़रूरी बात यह है कि तुम आए। हर बार जब तुम मुझे फ़ोन पर नज़रअंदाज करते थे मैं तुम्हें परेशान न करने के लिए चुप रहता था। पापा, मैंने अभी ख़त्म नहीं किया है। मैंने ऐसी दृढ़ता के साथ कहा जिसने मुझे भी चौंका दिया। मैंने अपने बेटे को सिखाया था कि मेरे साथ बुरा व्यवहार करने के कोई परिणाम नहीं होंगे, कि पापा रमेश हमेशा सब कुछ सहते रहेंगे बिना शिकायत किए। लेकिन जानते हो क्या, अब और नहीं। अब और नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? उस पल मैंने एक फैसला लिया जिसने हम दोनों के बीच सब कुछ बदल देना था। मेरा मतलब है कि आज से तुम्हें मेरा समय कमाना होगा जैसे मुझे तुम्हारा कमाना पड़ता है। रोहन हंसा जैसे मैं जो कह रहा था वह बेतुका था। पापा, मजाक मत करो, आप मेरे पिता हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा कर्मचारी नहीं, तुम्हारा सचिव नहीं, न ही कोई जो तुम्हारी सुविधा के लिए यहां है। मैं तुम्हारा पिता हूं और मुझे सम्मान का हक है। मैंने उसके हाथ से अपनी गाड़ी की चाबियां ले लीं। हाँ, वह मेरी गाड़ी में आया था क्योंकि उसकी अपनी गाड़ी वर्कशॉप में थी। तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि कल तुम्हारी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। मुझे यकीन है कि तुम एक टैक्सी या उबर बुला सकते हो। आखिरकार तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। पापा, आप अव्यवहारिक हो रहे हैं। यह सिर्फ एक फ़ोन है। नहीं रोहन, यह सिर्फ एक फ़ोन नहीं है। यह वह तरीका है जिससे तुम मेरे साथ सालों से व्यवहार कर रहे हो, और मैंने इसे स्वीकार किया क्योंकि मैंने सोचा था कि यही पिता का प्यार होता है। लेकिन मैं गलत था। मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया, खिड़की नीचे की और उसे आखिरी बार देखा। जब तुम यह तय करोगे कि तुम मेरे साथ एक वास्तविक संबंध चाहते हो जहां मैं तुम्हारी व्यावसायिक कॉल्स जितना ही महत्वपूर्ण हूं, तो मुझे फ़ोन करना। लेकिन तब तक मुझे महीने में एक बार अपने बेटे के कर्तव्य को पूरा करने के लिए मत ढूंढना। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मैं कर सकता हूं, मैंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए जवाब दिया। तुमने अभी मुझे सिखाया है कि मैं कर सकता हूं। जैसे ही मैं दूर चला गया, मैंने पीछे देखने वाले शीशे में रोहन को फुटपाथ पर फ़ोन हाथ में लिए खड़ा देखा, यह देखते हुए कि उसका पापा पहली बार अपनी जिंदगी में जा रहा था। मैं उदासी और मुक्ति के मिश्रण के साथ घर पहुंचा। उदासी इसलिए क्योंकि मैंने किसी तरह अपने बेटे को खो दिया था। मुक्ति क्योंकि मैंने आखिरकार सीमाएं तय कर दी थीं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस शाम मुझे एक ऐसी कॉल आने वाली थी जो मुझे यह सिखाएगी कि मैं उतना अकेला नहीं था जितना मैंने सोचा था, और यह कि खुद को पहले रखने का मेरा निर्णय ऐसे परिणाम लाएगा जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं अपने घर पहुंचा। दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैंने सही किया था या नहीं, लेकिन सालों में पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने अपनी गरिमा का बचाव किया हो। मैंने अपने लिए एक गिलास पानी डाला और अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठ गया, वहीं जहां प्रिया शाम को मेरा साथ देती थी। घर में चुप्पी थी, वही चुप्पी जिसे मैं विधवा होने के बाद से इतनी अच्छी तरह से जानता था। लेकिन इस बार यह अलग थी। यह अकेलेपन की चुप्पी नहीं थी। यह उस व्यक्ति की चुप्पी थी जिसने अभी अभी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। मैंने अपना फ़ोन देखा। शाम के 3:30 बज रहे थे। मेरा एक हिस्सा उम्मीद कर रहा था कि रोहन मुझे फ़ोन करेगा, माफ़ी मांगेगा, मुझे बताएगा कि वह समझ गया था। लेकिन 10 मिनट बीत गए, 20, आधा घंटा, कुछ नहीं। आम बात है, मैंने सोचा। वह शायद इतना नाराज़ है कि उसे यह भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। तभी घर का फ़ोन बजा। मेरा दिल उछल पड़ा। यह रोहन होना चाहिए, मैंने सोचा। लेकिन जब मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से मैंने जो आवाज़ सुनी उसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। श्रीमान रमेश। हाँ, रमेश बात कर रहा हूं। मेरा नाम प्रिया है। मैं लखनऊ के जनरल अस्पताल से एक नर्स हूं। क्या आप रोहन के पिता हैं? मेरा खून जम गया। एक अस्पताल, एक नर्स रोहन के बारे में पूछ रही थी। हाँ, मैं उसका पिता हूं। क्या हुआ? क्या मेरा बेटा ठीक है? सर, आपके बेटे का लगभग 1 घंटे पहले एक सड़क दुर्घटना हुई थी। चिंता मत करिए, वह होश में है और स्थिर है, लेकिन परिवार से किसी को अस्पताल आने की जरूरत है। दुनिया मेरे ऊपर टूट पड़ी। एक दुर्घटना। रोहन, मेरा बेटा, कैसा है? वह कैसा है? उसे कुछ चोटें आई हैं और वह थोड़ा भ्रमित है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वह ठीक हो जाएगा। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसके साथ आए और कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करे। मैं तुरंत वहां आ रहा हूं।
मैंने कांपते हाथों से गाड़ी की चाबियां ढूंढते हुए कहा, सर, एक और बात। आपके बेटे ने हमें यह नंबर दिया क्योंकि वह कहता है कि उसे कोई और फ़ोन नंबर याद नहीं है। वह कहता है कि उसका मोबाइल दुर्घटना में खो गया। मैंने फ़ोन रखा और अपनी गाड़ी की ओर भागा। अस्पताल जाते समय मेरा दिमाग भावनाओं का बवंडर था। अपराध बोध, डर, पछतावा। और अगर उसे कुछ गंभीर हुआ होता और अगर हमारे आखिरी शब्द गुस्से के होते। मैं अस्पताल पहुंचा और रिसेप्शन की ओर भागा। मैं रोहन को ढूंढ रहा हूं, मेरे बेटे को। मुझे बताया गया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। वह आपातकालीन क्षेत्र 15 में है। इस तरफ से सर। मैं उन गलियारों में दिल में दर्द लिए चला। जब मैं कमरे में पहुंचा तो मैंने रोहन को एक स्ट्रेचर पर बैठा देखा, माथे पर पट्टियां और एक हाथ प्लास्टर में। जब उसने मुझे अंदर आते देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। पापा। सारी नाराजगी, सारा गुस्सा जो मैंने कुछ घंटे पहले महसूस किया था, एक पल में गायब हो गया। वह मेरा बेटा था, मेरा बच्चा, और वह घायल था। मैं यहां हूं बेटा, मैंने पास आते हुए और उसके चेहरे को धीरे से छूते हुए कहा। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मेरे हाथ में बहुत दर्द है और मेरा सिर चक्कर खा रहा है। लेकिन पापा। वह थोड़ी देर चुप रहा। पापा, मैं बहुत डरा हुआ था। अब सब ठीक है रोहन, तुम अब ठीक हो। नहीं पापा, मैं दुर्घटना की बात नहीं कर रहा हूं। उसने मेरी आंखों में देखा। जब मैं वहां गाड़ी में था टक्कर के बाद, जब मैं ठीक से हिल नहीं पा रहा था और मुझे नहीं पता था कि मैं गंभीर था या नहीं, एकमात्र चीज जिसके बारे में मैं सोच सकता था वह हमारे आखिरी शब्द थे। उसकी आवाज टूट गई। मैंने सोचा कि शायद मैं मरने वाला था और आखिरी चीज जो हमने एक दूसरे से कही थी वह थी कि मैं तुम्हारा सम्मान नहीं करता था। और यह सच था पिताजी, यह सच था। रोहन, नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। जब अस्पताल कर्मियों ने पूछा कि किसे बुलाना है तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई भी फोन नंबर याद नहीं था, बस आपका, उस घर का जहां मैं पला बढ़ा। और मुझे महसूस हुआ कि अपने पूरे वयस्क जीवन में मैंने कभी आपका मोबाइल नंबर याद नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा आपको अपने फोन से कॉल करता था। आंसू उसकी गालों पर बह रहे थे। और तब मैंने सोचा, अपने पिताजी के बारे में और कितनी बातें हैं जो मैं नहीं जानता। मैंने आपको हल्के में लेने में कितना समय बर्बाद किया है। मुझे भी लगा कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मेरे बेटे, महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम ठीक हो। नहीं पिताजी, महत्वपूर्ण यह है कि आप सही थे। जो कुछ भी आपने मुझसे कहा वह सच था। मैं आपको ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, जैसे आपके समय का कोई मूल्य नहीं है, जैसे आपकी भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। वह दर्द से कराहते हुए स्ट्रेचर पर थोड़ा उठ बैठा। पिताजी, मुझे नहीं पता था कि आप अकेला महसूस कर रहे थे। मुझे लगा कि आप ठीक हैं, कि आपके पास अपनी चीजें हैं, आपकी दिनचर्या है। मुझे एहसास नहीं हुआ कि आपको मेरी जरूरत थी। ऐसी बात नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है रोहन, मुझे तुम्हारी कमी खलती है। मुझे अपने बेटे की कमी खलती है। मुझे तुम्हारे साथ बातचीत करने की कमी खलती है। मुझे कमी खलती है कि तुम मुझसे पूछो मैं कैसा हूं, सिर्फ औपचारिकतावश नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम वास्तव में जानना चाहते हो। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं पिताजी? तभी एक नर्स कमरे में दाखिल हुई। माफ कीजिएगा, लेकिन मरीज को आराम करने की जरूरत है। क्या सज्जन उसके साथ रहेंगे? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, बेशक। पिताजी, रोहन ने नर्स के जाने के बाद मुझसे कहा, क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूं? जो कुछ भी हो बेटा। क्या आप आज रात मेरे साथ यहां रह सकते हैं? इसीलिए नहीं कि मुझे किसी की देखभाल की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूं, वास्तविक समय, बिना फोन के, बिना किसी व्याकुलता के, बस आप और मैं। मुझे अपने सीने में कुछ गर्मजोशी महसूस हुई, ऐसा कुछ जो मैंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। बेशक मैं रुकूंगा। और सालों में पहली बार मेरे बेटे और मैंने पूरी रात सच में बातें की, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके डर के बारे में, उसकी योजनाओं के बारे में, उसकी मां की मृत्यु के बाद उसे कैसा महसूस हुआ इस बारे में, उसने दर्द के बारे में न सोचने के लिए काम का सहारा कैसे लिया था। लेकिन हमने कुछ और भी महत्वपूर्ण बात की कि हम अपने रिश्ते को कैसे फिर से बनाएंगे। हमने पूरी रात अस्पताल में बात की, लेकिन जब सुबह हुई तो मेरे अंदर कुछ बदल गया था। हाँ, मैं खुश था कि रोहन ठीक था। हाँ, उसकी माफी सुनकर मैं भावुक हो गया था, लेकिन मेरे अंदर का एक हिस्सा जानता था कि एक डराने वाली घटना के बाद अस्पताल में मीठी बातें सालों की उपेक्षा को नहीं मिटाती। पिताजी, रोहन ने मुझसे कहा जब नाश्ते का समय हुआ, जब मैं यहां से निकलूंगा तो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच चीजें अलग हों। कैसे अलग? मैंने उससे पूछा, उतना उत्साहित हुए बिना जितनी उसे उम्मीद थी। ठीक है, हम ज्यादा बार मिल सकते हैं, शायद हर हफ्ते दोपहर का भोजन कर सकते हैं
और मैं वादा करता हूं कि जब हम साथ होंगे तो मैं फ़ोन का उपयोग नहीं करूंगा। मैं कुछ पल चुप रहा, अपने बेटे को उन आशा भरी आंखों से देखता रहा, जैसे कि उसे लगता था कि एक वादे से सब कुछ ठीक हो सकता है। रोहन, मैंने आखिर में उससे कहा, क्या तुम्हें पता है कि इन 5 सालों में तुमने कितनी बार मुझसे इसी तरह के वादे किए हैं? जैसे तुम्हारी मां के अंतिम संस्कार के बाद तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ज्यादा मौजूद रहोगे। पिछली क्रिसमस पर जब मैंने तुम्हें डांटा क्योंकि तुम रात के खाने के लिए 3 घंटे देर से आए थे, तुमने मुझसे वादा किया था कि काम अब परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। पिछले साल मेरे जन्मदिन पर जब तुमने आखिरी मिनट में दोपहर का भोजन रद्द कर दिया था, तुमने मुझसे वादा किया था कि इस साल अलग होगा। रोहन चुप रहा क्योंकि वह जानता था कि मैं सही था। मेरे बेटे, मुझे और वादे नहीं चाहिए। वादे करना आसान होता है जब कोई कमजोर होता है, जब उसे दोषी महसूस होता है। मैं वास्तविक बदलाव चाहता हूं, और ये बातों से नहीं बल्कि कामों से दिखाया जाता है। लेकिन पिताजी, इस बार अलग है। नहीं रोहन, इस बार पिछली सभी बार की तरह है। एकमात्र अंतर यह है कि इस बार मैं मीठी बातों से संतुष्ट नहीं होऊंगा। मैंने देखा कि उसका चेहरा आशा से भ्रम में बदल गया, भ्रम से गुस्से जैसी किसी चीज में। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर तुम वास्तव में हमारे रिश्ते को फिर से बनाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे लंबे समय तक यह दिखाना होगा। कैसे? मैं अपनी कुर्सी से उठा और उसकी आंखों में देखा। बहुत सरल। अगले 3 महीनों तक मैं तुम्हारे लिए अपने आप उपलब्ध नहीं रहूंगा। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें समय से पहले योजना बनानी होगी। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे तब फोन करना होगा जब तुम्हें कोई जल्दी ना हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं मानूं कि तुम बदल गए हो तो तुम्हें इसे लगातार दिखाना होगा। पिताजी, यह थोड़ा चरम नहीं है? क्या आपको नहीं लगता? चरम? मैं हंसा, लेकिन यह खुशी की हंसी नहीं थी। रोहन, 5 सालों से मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे उपलब्ध रहा हूं। हर बार जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी है, मैं वहीं रहा हूं। जब तुम्हारी कार खराब हुई तो पिताजी वहीं थे। जब तुम्हें बच्चों की देखभाल की जरूरत थी ताकि तुम और लूसिया बाहर जा सको तो पिताजी वहीं थे। जब तुम्हें अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ी तो पिताजी वहीं थे। हां, लेकिन जब मुझे अपने जन्मदिन पर तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत थी, जब मुझे बस तुम्हारे थोड़े से ध्यान की जरूरत थी, जब मुझे अपने ही बेटे के लिए महत्वपूर्ण महसूस करने की जरूरत थी, तब तुम वहीं नहीं थे। नर्स उस पल आई और मेरे सारे संकेत जांचे। सब ठीक है, उसने कहा। आप कुछ घंटों में घर जा सकते हैं। जब वह चली गई तो रोहन ने बातचीत जारी रखने की कोशिश की। पापा, मुझे पता है कि आप नाराज हैं, लेकिन मैं नाराज नहीं हूं रोहन। मैं थक गया हूं। इस रिश्ते में अकेला ही प्रयास करते करते थक गया हूं ऐसे व्यवहार से जैसे मैं कोई ग्राहक सेवा हूं जो हमेशा उपलब्ध है। तो फिर क्या? हमारा रिश्ता खत्म हो गया। हम वही रिश्ता रखेंगे जो तुम चुनोगे। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, अगर तुम सच में अपने पापा को अपने जीवन में महत्व देते हो, तो तुम मुझे यह दिखाने का तरीका ढूंढोगे। लेकिन यह पहले जैसा नहीं होगा, जहां मैं तुम्हारी दी हुई हर छोटी सी बात स्वीकार करता रहूंगा। और मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। आप कहां जा रहे हैं? अपने घर। तुम अब ठीक हो, तुम्हें छुट्टी मिल गई है, लूसी तुम्हें लेने आ रही है। लेकिन पापा, मैंने सोचा था कि हम साथ में नाश्ता कर सकते हैं, बात जारी रख सकते हैं। रोहन, क्या तुमने मेरी बात सुनी जब मैंने कहा था कि अगर तुम मेरे साथ समय चाहते हो तो तुम्हें पहले से योजना बनानी होगी? हां, लेकिन फिर योजना बनाओ। कुछ दिनों में मुझे फोन करना जब तुम सच में सोच चुके हो कि तुम मेरे साथ किस तरह का रिश्ता चाहते हो, और जब तुम्हारे पास सच में मुझे देने के लिए समय हो। सिर्फ मीटिंगों के बीच कुछ मिनट नहीं। मैं दरवाजे तक पहुंचा और आखिरी बार मुड़ा। एक बात और बेटा, मेरे पिता के प्यार को किसी भी तरह के व्यवहार को स्वीकार करने की बाध्यता के साथ भ्रमित मत करो। मैं तुमसे गहराई से प्यार कर सकता हूं और साथ ही यह भी नहीं सह सकता कि तुम मेरा अपमान करो। यह गलत होना नहीं है पापा, यह गरिमा है। पापा, रुको। मैं तुमसे प्यार करता हूं रोहन, लेकिन मैं अब तुम्हारा सुविधा वाला पापा नहीं रहूंगा। जब तुम तय करोगे कि तुम सच में मेरे बेटे बनना चाहते हो, तब हम बात करेंगे। मैं अस्पताल से उदासी और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ निकला। मुझे पता था कि रोहन शायद सोचेगा कि मैं बहुत कठोर हो रहा हूं। शायद लूसी मुझे फोन करके कहेगी कि मैं अति कर रहा हूं। शायद मेरे दूसरे बच्चे सोचेंगे कि मैं क्रूर हो रहा हूं। लेकिन सालों में पहली बार मुझे खुद पर शांति महसूस हुई, क्योंकि मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीख ली थी। सच्चा प्यार किसी भी चीज को स्वीकार करना नहीं है। सच्चा प्यार स्पष्ट सीमाएं रखना और उन्हें बनाए रखना है, भले ही उसमें दर्द हो। और अगर रोहन सच में बदल गया था, अगर वह सच में मेरे साथ रिश्ता चाहता था,
तो उसे यह दिखाना होगा, कमजोरी के क्षणों में शब्दों से नहीं, बल्कि महीनों तक लगातार कामों से। क्योंकि सम्मान की भीख नहीं मांगी जाती, वह कमाया जाता है और बनाए रखा जाता है। अगले कुछ दिन अजीब थे, जैसे मैं एक बहुत लंबी नींद से जागा था। सालों में पहली बार मैं फ़ोन बजने का इंतज़ार नहीं कर रहा था। मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था कि रोहन मुझे फ़ोन कर रहा था या नहीं। मैंने अपने जीवन पर नियंत्रण कर लिया था। मंगलवार सुबह जब मैं शांति से अपनी कॉफ़ी पी रहा था और अखबार पढ़ रहा था तो घर का फ़ोन बजा। यह लूसी थी, रोहन की पत्नी। रमेश, आप कैसे हैं? उसने मुझसे उस आवाज़ में कहा जिसका वह इस्तेमाल तब करती थी जब वह कुछ मांगना चाहती थी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद लूसी। रोहन कैसा है? अब बेहतर है, लेकिन मैं अस्पताल में जो कुछ हुआ उसके बारे में आपसे बात करना चाहती थी। आप क्या जानना चाहती हैं? खैर, रोहन ने मुझे बताया कि आपने उसे क्या कहा, 3 महीने वाली बात और सब कुछ। क्या आपको नहीं लगता कि आप उसके साथ थोड़ा कठोर हो रहे हैं? मैं मन ही मन हंसा। अब परिवार का दबाव आ रहा था। लूसी, आपके पति के मेरे प्रति व्यवहार के बारे में आपकी क्या राय है? कैसे? यह एक सीधा सवाल है। क्या आपको लगता है कि रोहन मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है? वह एक पल के लिए चुप हो गई। खैर, वह काम में बहुत व्यस्त है, आप जानती हैं। यह मेरा सवाल नहीं था लूसी। मैंने पूछा था कि क्या आपको लगता है कि वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है? रमेश, रोहन आपसे बहुत प्यार करता है। लूसी, मैंने उसे रोका। प्यार करना और अच्छा व्यवहार करना 2 अलग अलग बातें हैं। रोहन मुझसे बहुत प्यार कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मेरे साथ सम्मान से पेश आता है। लेकिन वह बहुत पछता रहा है। मुझे बहुत खुशी है। पछतावा बदलने का पहला कदम है, लेकिन यह एकमात्र कदम नहीं है। लूसी ने आह भरी। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहता कि आप कुछ करें लूसी, और ना ही आप। यह रोहन और मेरे बीच की स्थिति है। वह पहले से ही जानता है कि उसे क्या करना है अगर वह मेरे साथ रिश्ता चाहता है। लेकिन रमेश, बच्चे अपने दादाजी को याद करते हैं। यह था भावनात्मक ब्लैकमेल के लिए मेरे पोते पोतियों का उपयोग करना। लूसी, मैं भी अपने पोते पोतियों को याद करता हूं। लेकिन क्या आप जानती हैं, इन सभी सालों में जब रोहन मुलाकातें रद्द करता था या देर से आता था तो उनके साथ समय कौन खोता था? मैं। तो अगर आपको सच में बच्चों की चिंता है तो अपने पति से उनकी प्राथमिकताओं के बारे में बात करें। रमेश, लूसी, मैं आपसे बहुत सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूं। मैं वह नहीं हूं जो बच्चों को उनके दादाजी से दूर कर रहा है। ये रोहन है, मेरे प्रति उसके अनादर के साथ। जब वह अपने पापा को महत्व देना सीख जाएगा तो उसके बच्चे अपने दादाजी का आनंद ले सकेंगे। मैंने फ़ोन रख दिया और शांत महसूस किया। गुस्सा नहीं, दोषी नहीं, शांत। उसी शाम जब मैं बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था, मेरा छोटा बेटा रोहित आया। वह 32 साल का था, एक शिक्षक के रूप में काम करता था और मेरे 3 बच्चों में हमेशा सबसे चौकस रहा था। नमस्ते पापा, उसने मुझे एक सच्ची मुस्कान के साथ पास आते हुए कहा। रोहित, क्या सरप्राइज। कैसे हो मेरे बेटा? ठीक हूं पापा। मैं आया क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहता था, और इसीलिए भी क्योंकि रोहन ने मुझे बताया कि क्या हुआ। मैं बगीचे की कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और रोहित को ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया, खुद से। इस सब के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने पूछा। रोहन एक पल के लिए सोचने लगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सच बताऊं? हमेशा। मुझे लगता है कि यह समय की मांग थी। उसके जवाब से मैं चकित रह गया। सच में पापा, पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है कि रोहन आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। कैसे वह आपके साथ योजनाएं रद्द कर देता है, कैसे वह देर से आता है, कैसे वह पारिवारिक मुलाकातों में हमेशा फ़ोन पर लगा रहता है। रिया और मैंने इस बारे में कई बार बात की है। रिया मेरी इकलौती बेटी थी, बीच वाली। आप लोगों ने इस बारे में बात की है? हाँ पापा, हमें रोहन को आपका अनादर करते हुए देखकर गुस्सा आता था, लेकिन हमें यह देखकर भी गुस्सा आता था कि आप उसे ऐसा करने देते थे। आपने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमें डर था कि आप कहेंगे कि हम बीच में न पड़ें। लेकिन सच ये है कि रिया और मैं हमेशा सोचते थे कि रोहन आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। रोहन आगे की ओर झुका। पापा, क्या आपको रोहन और हम में अंतर पता है? क्या? कि हम कभी नहीं भूले कि आपके भी भावनाएं हैं। रोहन ने आपको एक स्वचालित सेवा की तरह व्यवहार करने की आदत डाल ली है, जैसे कि आप हमेशा वहीं रहेंगे, चाहे वह आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे। मुझे अपने सीने में गर्माहट महसूस हुई। मेरे दूसरे बच्चों को इस बात का एहसास हुआ था। और आप लोग मेरे इस कदम के बारे में क्या सोचते हैं? कि आपने सही किया? कि रोहन के लिए यह सीखने का समय था कि रिश्ते बनाए जाते हैं, उन्हें यूं ही नहीं मान लिया जाता?
रोहन मुस्कुराया। इसके अलावा पापा, हम जानते हैं कि यह नाराजगी से नहीं बल्कि प्यार से आता है। एक पिता जो अपने बेटे से प्यार नहीं करता उसे गलत व्यवहार करते रहने देता। आप उसे बड़ा होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उस क्षण मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझी। मैं सीमाएं निर्धारित करके अपने परिवार को नहीं खो रहा था। मैं उन बच्चों का सम्मान अर्जित कर रहा था जो मुझे पहले से ही महत्व देते थे, और संभवतः उस बेटे का भविष्य का सम्मान अर्जित कर रहा था जिसने मुझे हल्के में लिया था। रोहन, इस सब में मुझे सबसे ज्यादा सुकून क्या देता है? क्या क्या मैं क्रूर नहीं हो रहा हूं, मैं सिर्फ निष्पक्ष हो रहा हूं, और सालों में पहली बार मुझे खुद पर गर्व महसूस हो रहा है। रोहन उठा और उसने मुझे गले लगा लिया। हमें हमेशा आप पर गर्व रहा है पापा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आखिरकार आपको भी खुद पर गर्व हो रहा है। उस रात सोने से पहले मैंने रोहन की बातों के बारे में सोचा। वह सही था। मैं रोहन के साथ क्रूर नहीं हो रहा था। मैं उसे वह बेटा बनने का अवसर दे रहा था जो मैं जानता था कि वह बन सकता है, और अगर उसने उस अवसर को नहीं पकड़ा तो यह उसका निर्णय होगा, लेकिन अब यह मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। अस्पताल की घटना के बाद 2 सप्ताह बीत चुके थे और रोहन ने फोन नहीं किया था। पहले मैंने सोचा कि शायद वह जो कुछ भी हुआ था उसे पचा रहा होगा। फिर मैंने सोचा कि शायद वह नाराज था और मेरे पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे एक बात का एहसास हुआ। मुझे परवाह नहीं थी। मुझे परवाह नहीं थी इस मायने में कि अब मैं उसकी कॉल का इंतजार करते हुए चिंतित नहीं था। अब मैं हर घंटे फोन नहीं देख रहा था। अब मैं सीमाएं निर्धारित करने के लिए दोषी महसूस नहीं कर रहा था। मैं शांति से अपना जीवन जी रहा था। शुक्रवार की दोपहर में बाजार में सब्जियां खरीद रहा था जब मेरी मुलाकात पड़ोसन श्रीमती सरोज से हुई, जो सालों से पूरे परिवार को जानती थी। रमेश, कैसे हो? तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, उन्होंने अपनी उस सौम्य मुस्कान के साथ कहा जो उनकी खासियत थी। बहुत अच्छा श्रीमती सरोज, आप कैसी हैं? ठीक हूं, ठीक हूं। सुनो, और रोहन कैसा है? मेरी सहेली ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। वह ठीक है अब, धन्यवाद। सब कुछ बिना किसी परेशानी के हो गया। बहुत अच्छा। आखिर बच्चों की चिंता तो होती ही है ना। हालांकि कभी कभी वह चुप हो गईं, जैसे सोच रही हों कि उन्हें आगे जारी रखना चाहिए या नहीं। हालांकि कभी कभी क्या, श्रीमती सरोज? खैर, मुझे नहीं पता कि मुझे आपको यह बताना चाहिए या नहीं, लेकिन दूसरे दिन मैंने रोहन को अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग मॉल में देखा और मैं उससे मिलने गई आपके बारे में पूछने के लिए। उसने क्या कहा? उसने कहा कि आप ठीक थे, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि वे आखिरी बार कब साथ थे तो वह बहुत असहज हो गया। उसने कहा कि आप लोगों के बीच कुछ मतभेद थे और आप थोड़े जिद्दी हो रहे थे। मेरे पेट में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। यह आश्चर्य नहीं था बल्कि निराशा थी। जिद्दी? हाँ। और फिर लूसी ने जोड़ा कि आप प्रिया की मृत्यु के बाद एक कठिन दौर से गुजर रहे थे और आप, उसने क्या कहा था, आजकल थोड़े संवेदनशील हो रहे थे। श्रीमती सरोज ने मुझे उन अनुभवी आंखों से देखा। रमेश, मैंने सालों से देखा है कि वह लड़का आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, और अगर आपने सीमाएं निर्धारित की है तो मुझे यकीन है कि आपके पास अपने कारण थे। धन्यवाद श्रीमती सरोज। पिता ऐसे ही संवेदनशील नहीं हो जाते रमेश। हम इसलिए थक जाते हैं क्योंकि हमें महत्व नहीं दिया जाता। उस रात खाने के बाद मैं श्रीमती सरोज ने जो बताया था उसके बारे में सोचता रहा। रोहन ने न केवल संदेश को नहीं समझा था, बल्कि वह कहानी का एक ऐसा संस्करण भी बता रहा था जहां मैं समस्या था, जहां मैं एक संवेदनशील बूढ़ा व्यक्ति था जो एक बुरे दौर से गुजर रहा था। शनिवार की सुबह नाश्ता करते समय फोन बजा। वह मेरी बेटी रिया थी। पापा कैसे हो? ठीक हूं मेरी बेटी, और तुम कैसी हो? पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। कल मैं रोहन और लूसी के साथ दोपहर का भोजन करने गई थी। ठीक है, रोहन ने मुझसे बात करने के लिए कहा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आप यह नाटक छोड़ दें और पहले जैसे हो जाए। मुझे अपनी जबड़े कसते हुए महसूस हुआ। उसने आपसे ऐसा ही कहा कि मैं छोड़ दूं ये सब नाटक? हाँ। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था तो उन्होंने अपना पक्ष बताया। उनके अनुसार आपके जन्मदिन पर आपकी एक छोटी सी बहस हुई क्योंकि रोहन ने काम का एक जरूरी फोन उठा लिया और आप भड़क उठे और आपने हंगामा कर दिया। यह उनका कहना था, यह उनका पक्ष था। रोहन के अनुसार आप बेतुके और नाटकीय हो रहे हैं और वह पहले ही माफी मांग चुका है, लेकिन आप अभी भी उन्हें सजा दे रहे हैं। मैं यह सब सुनकर थोड़ी देर चुप रहा। और आपने उन्हें क्या कहा? मैंने कहा कि यह मेरी बात नहीं थी, कि मैं और रोहित ने सालों से देखा है कि वह आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, और यदि आपने सीमाएं तय की थीं तो ऐसा इसलिए था क्योंकि आप बहुत कुछ सह चुके थे। और उन्होंने क्या जवाब दिया? वे चिढ़ गए।
उन्होंने कहा कि मैं और रोहित हमेशा से आपके प्रति बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक रहे हैं और हम उनके काम के दबाव को नहीं समझते। अन्ना ने गहरी सांस ली। पापा, रोहन को कुछ समझ नहीं आया। वह अभी भी सोचता है कि समस्या आप हैं, वह नहीं। मैं समझ गया। क्या आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है? क्या? कि वह दुर्घटना का इस्तेमाल ऐसे कर रहा है जैसे वह कोई त्रासदी हो जो आपकी सारी याददाश्त मिटा दे। जैसे कि सिर में चोट लगने के कारण सब कुछ पहले जैसा हो जाना चाहिए। उस समय मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। रोहन ने वास्तव में अपने व्यवहार पर विचार नहीं किया था। अस्पताल में की गई माफी उस क्षण की भावनात्मक थी, लेकिन वह उस नुकसान की वास्तविक समझ से नहीं आई थी जो उसने पहुंचाया था। अन्ना, क्या आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं? पापा, मुझे लगता है कि आप वही कर रहे हैं जो आप कर सकते थे। रोहन को यह समझना होगा कि रिश्तों के परिणाम होते हैं, कि वह लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता और उम्मीद कर सकता है कि सब कुछ वैसा ही रहेगा। और अगर वह कभी नहीं समझता तो यह उसका नुकसान होगा, आपका नहीं। पापा, आपने अपने बच्चों को पाला है, आपने अपना काम पूरा कर लिया है। अगर रोहन यह तय करता है कि उसका अभिमान आपके साथ एक वास्तविक रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो यह उसका वयस्क निर्णय है। अन्ना से फोन काटने के बाद मैं बगीचे में सोचने बैठ गया। रोहन कहानी का एक ऐसा संस्करण बता रहा था जहां वह पीड़ित था, जहां मैं एक परेशान करने वाला बूढ़ा व्यक्ति था जिसने एक छोटी सी बात पर ज्यादा प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन मुझे सच्चाई पता थी और अन्ना को भी पता थी और रोहित को भी पता थी, और अंत में यही मायने रखता था। उस दोपहर मैंने एक निर्णय लिया। मैं रोहन का पीछा नहीं करने वाला था। मैं उससे यह समझाने की भीख नहीं मांगने वाला था। मैं हर किसी को अपनी कहानी का पक्ष नहीं बताने वाला था। मैं अपना जीवन गरिमा के साथ जीने वाला था। उन लोगों से घिरा हुआ था जो मुझे महत्व देते थे, और रोहन को अपने निर्णय लेने देने वाला था, क्योंकि मैंने कुछ बहुत मूल्यवान सीखा था। आप किसी को आपका सम्मान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप अनादर को बर्दाश्त न करने का निर्णय ले सकते हैं, और यही वह था जो मैं करने वाला था। मेरे जन्मदिन के बाद से 1 महीना बीत चुका था। 1 महीना जब मैंने यह तय किया था कि मैं रोहन से मिलने वाली ध्यान की छोटी मोटी बातों को अब और स्वीकार नहीं करूंगा। और सच तो यह है कि यह कई सालों में मेरा सबसे शांत महीना था। मैं अपनी एकांतता का एक अलग तरीके से आनंद लेना सीख रहा था। यह अकेलेपन का दुखद परित्याग नहीं था, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की शांति थी जो अब किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहा था। मैंने पुराने शौक फिर से शुरू कर दिए थे। मैं ज्यादा पढ़ रहा था, अपने बगीचे की बेहतर देखभाल कर रहा था। मैंने तो हर सुबह पार्क में टहलने भी जाना शुरू कर दिया था। यह गुरुवार की दोपहर थी जब फोन बजा। इस बार एक आवाज थी जिसे मैंने पहले नहीं पहचाना। श्री रमेश। हाँ, रमेश बात कर रहा हूं। मेरा नाम सोफिया है। मैं आपके पोते आर्यन और वैशाली के स्कूल की प्रधानाध्यापिका हूं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या बच्चों के साथ कुछ हुआ होगा? सब ठीक है? बच्चों को कुछ हुआ है? नहीं, चिंता मत कीजिए, बच्चे ठीक हैं। जिस कारण से मैं आपको फोन कर रही हूं वह यह है कि खैर, स्थिति थोड़ी नाजुक है। क्या हुआ श्री रमेश? आपके पोते हाल ही में आपके बारे में बहुत पूछ रहे हैं, खासकर आर्यन। कल कक्षा के दौरान जब शिक्षिका ने उनसे अपने परिवार के बारे में बात करने के लिए कहा तो आर्यन रोने लगा। रोने लगा? क्यों? वह कहता है कि वह अपने दादाजी रमेश को बहुत याद करता है और उसे समझ नहीं आता कि वह अब उनसे क्यों नहीं मिलता। शिक्षिका ने मुझे बताया कि बच्चे ने कहा कि दादाजी पापा से नाराज हैं, लेकिन उसने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे गले में गांठ पड़ गई। मेरे पोते आर्यन 8 साल का था, वैशाली 6 साल की। उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी। श्री रमेश, मैं समझती हूं कि पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन क्या आपके लिए आर्यन से बात करना संभव होगा? वह बहुत भ्रमित और दुखी है। ओह जरूर, मैंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। मैं कब उनसे मिलने आ सकता हूं? खैर, हमें पहले उनके माता पिता से बात करनी होगी। मैं समझ गया। फोन काटने के बाद मैं सोचने लगा। मेरे पोते मुझे याद कर रहे थे। वे एक ऐसी स्थिति के कारण पीड़ित थे जो उन्होंने नहीं बनाई थी, और हालांकि मेरी रोहन से समस्याएं थीं, यह उचित नहीं था कि बच्चे परिणाम भुगतें। उसी शाम बहुत सोचने के बाद मैंने ललिता को फोन करने का फैसला किया। नमस्ते ललिता, रमेश बोल रहा हूं। रमेश, आप कैसे हैं? उनकी आवाज में हैरानी थी। अच्छा हूं, धन्यवाद। मैं आपको फोन कर रहा हूं क्योंकि बच्चों के स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने मुझसे बात की। प्रधानाध्यापिका? क्यों? क्योंकि आर्यन कक्षा में रो रहा है। वह कहता है कि वह मुझे याद करता है। ललिता थोड़ी देर चुप रही। ओह रमेश, हाँ, बच्चे आपके बारे में बहुत पूछ रहे हैं, खासकर आर्यन। ललिता, मैं नहीं,
मुझे बच्चों को लेकर दिक्कत हो रही है। मेरी परेशानी रोहन से है। क्या आपको लगता है कि मैं उनसे मिल पाऊंगा? ओह, मुझे नहीं पता। रोहन बहुत गुस्सा है। वो कहता है कि आप ही थे जिन्होंने परिवार से दूरी बनाने का फैसला किया। लूसिया, क्या मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछ सकता हूं? हाँ। क्या आपको वाकई लगता है कि मैंने बिना किसी वजह के परिवार से दूरी बनाई, या आपको लगता है कि इसमें रोहन की भी कुछ जिम्मेदारी है? लूसिया ने गहरी सांस ली। रमेश जी, सच तो ये है कि मैंने कई बार देखा है कि रोहन आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, और हां, मैंने सोचा है कि शायद ये आपके साथ सही नहीं है। सच में? हां, मैंने हमेशा देखा है कि जब हम पारिवारिक समारोहों में होते हैं तो रोहन परिवार की बजाय अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहता है, और मुझे पता है कि आप पहले भी इसकी शिकायत कर चुके हैं। तो आपने कभी कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो मेरे पति हैं रमेश जी। मैं उनके और उनके पिताजी के रिश्ते में दखल नहीं दे सकती। लेकिन हां, मैंने सोचा है कि कभी कभी वो उन सभी चीजों की कद्र नहीं करते जो आपने हमारे लिए की हैं। उनकी ईमानदारी ने मुझे चौंका दिया। लूसिया, क्या आपको लगता है कि बच्चों से मिलना संभव होगा? ये उनके घर पर नहीं होना चाहिए। मैं उन्हें पार्क ले जा सकता हूं, सिनेमा ले जा सकता हूं, कुछ भी। मुझे रोहन से बात करने दो। ठीक है। अगले दिन लूसिया ने मुझे वापस फोन किया। रमेश जी, मैंने रोहन से बात की, और उसने क्या कहा? वो बहुत गुस्सा है। वो कहता है कि अगर आप बच्चों से मिलना चाहते हैं तो आपको अपनी ये जिद छोड़नी होगी और एक बड़े की तरह व्यवहार करना होगा। मेरा खून खौल उठा। जिद? उसने ऐसा कहा? हां, और उसने ये भी कहा कि आप बच्चों का इस्तेमाल उसे हेरफेर करने के लिए कर रहे हैं, उसे आपसे माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उस पल मैं समझ गया कि रोहन ने वाकई कुछ नहीं सीखा था। वो अभी भी सब कुछ अपने नजरिए से देख रहा था, जहां वो पीड़ित था और मैं खलनायक। लूसिया, आप क्या सोचती हैं? क्या आपको लगता है कि मैं बच्चों का इस्तेमाल कर रहा हूं? नहीं रमेश जी, मुझे लगता है कि आप उन्हें वाकई याद करते हैं और वे आपको। तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं आपसे ईमानदारी से बात कर सकती हूं कृपया? मुझे लगता है कि रोहन इंतजार कर रहा है कि आप पहले हार मान लें, कि आप उसे फोन करें, कि आप माफी मांगें, कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि शायद उसे यह सीखने की जरूरत है कि चीजें हमेशा उसकी मर्जी से नहीं हो सकती। मैं चुप रहा, उसके जारी रखने का इंतजार कर रहा था। रमेश जी, क्या मैं आपसे एक प्रस्ताव कर सकती हूं? बताओ। शनिवार को मैं बच्चों को दोपहर लगभग 4 बजे पार्क अमर वाटिका ले जा रही हूं। रोहन काम पर होगा। अगर आप गलती से वहां से गुजरना चाहें, क्या आप पक्का हैं? बच्चों को आपकी जरूरत है रमेश जी, और आपको भी उनकी जरूरत है। रोहन जितना चाहे गुस्सा हो सकता है, लेकिन बच्चों को क्यों भुगतना चाहिए? उस शनिवार मैं ठीक 4 बजे पार्क पहुंच गया। मैंने आर्यन और वाणी को झूलों पर खेलते देखा और लूसिया को एक बेंच पर पत्रिका पढ़ते हुए बैठा देखा। जब आर्यन ने मुझे देखा तो वह मेरी ओर दौड़ पड़ा। दादाजी, दादाजी रमेश। वो इतनी जोर से मेरी बाहों में कूद पड़ा कि मैं लगभग गिर ही गया। वाणी उसके पीछे दौड़ती हुई आई। दादाजी, आप अब घर क्यों नहीं आते? आर्यन ने अपनी मासूम आंखों से मुझसे पूछा। मैं थोड़ा व्यस्त था मेरे बेटे, लेकिन अब मैं यहां हूं। क्या आप पापा से नाराज हैं? वाणी ने मुझसे पूछा। मैं नाराज नहीं हूं मेरी प्यारी बेटी। पिताजी और दादाजी को कभी कभी महत्वपूर्ण बातों पर सोचने के लिए समय चाहिए होता है। मैंने अपने पोते पोतियों के साथ 2 घंटे तक खेला। मैंने उन्हें झूलों पर झुलाया, उनके साथ दौड़ा, उन्हें आइसक्रीम खरीद कर दी। बहुत समय बाद मैंने पहली बार खुद को पूरी तरह खुश महसूस किया। जब जाने का समय हुआ तो आर्यन ने मुझे कसकर गले लगा लिया। दादाजी, क्या आप मुझसे वादा करते हैं कि आप मुझे जल्द ही फिर से मिलेंगे? मैं वादा करता हूं मेरे चैंपियन। घर लौटते समय मैंने जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचा। मेरे पोते पोती मुझसे बिना शर्त प्यार करते थे। वे स्वाभिमान या आवश्यक सीमाओं के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनके लिए मैं बस उनका दादाजी था जो उनसे प्यार करता था, और मुझे एहसास हुआ कि मैं रोहन के साथ अपने सिद्धांतों से समझौता किए बिना उनके साथ रिश्ता रख सकता हूं। मैं वह दादाजी हो सकता था जिसकी उन्हें जरूरत थी, बिना उस व्यवहार को स्वीकार किए जो रोहन मुझसे करता था। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मेरी फोन मशीन पर 3 संदेश थे। तीनों रोहन के थे और हर एक पिछले से ज्यादा नाराज लग रहा था। पापा, लूसिया ने मुझे बताया कि आप पार्क गए थे। आप मेरी इजाजत के बिना मेरे बच्चों से नहीं मिल सकते। पापा, ये बेतुका है। आप पूरे परिवार को हेरफेर कर रहे हैं ताकि वे आपका पक्ष लें। पापा, अगर आप ऐसा करते रहे तो आप मुझे और भी कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर देंगे। मैंने संदेशों को बिना कुछ महसूस किए सुना। न गुस्सा, न उदासी, न अपराध बोध, बस एक गहरी शांति,
क्योंकि मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझ गया था। रोहन कई चीज़ें नियंत्रित कर सकता था, लेकिन वह अपने बच्चों और उनके दादाजी के बीच के प्यार को नियंत्रित नहीं कर सकता था, और वह मुझे उस व्यवहार को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था जिसे मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं उसके लायक नहीं था। अगले दिन सुबह बहुत जल्दी फ़ोन बजा। यह रोहन था और इस बार उसकी आवाज़ अलग थी, कम नाराज़, ज़्यादा घबराई हुई। पापा, हमें बात करनी है। पापा, हमें बात करनी है। रोहन की आवाज़ अलग लग रही थी। वह उस नाराज़ आदमी की आवाज़ नहीं थी जिसने मेरी फ़ोन मशीन पर वो गुस्से वाले संदेश छोड़े थे। वह ज़्यादा सतर्क थी, मानो उसने आखिरकार समझ लिया हो कि धमकियां मुझ पर काम नहीं करेंगी। बोलो, मैंने अपनी आवाज़ में ज़्यादा भावना के बिना कहा। नहीं पापा, व्यक्तिगत रूप से। क्या मैं आपके घर आ सकता हूं? किस लिए पापा? कृपया बस मुझे एक मौका दो। आपसे आमने सामने बात करना चाहता हूं। मैं कुछ पल सोचता रहा। पिछले कुछ हफ्तों से रोहन ने हर तरह से हालात को काबू में करने की कोशिश की थी, अपनी कहानी सुनाकर, रिया का इस्तेमाल करके, मुझ पर दबाव डालकर, धमकी भरे संदेश भेजकर। कुछ भी काम नहीं आया था। ठीक है, मैंने अंत में कहा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी? कोई फ़ोन नहीं। अगर तुम मुझसे बात करने आ रहे हो तो मुझसे बात करने ही आओ। कॉल उठाने नहीं, मैसेज देखने नहीं। आमने सामने की बातचीत, सभ्य लोगों की तरह। एक लंबा विराम था। ठीक है। कब? अभी। ठीक है। 1 घंटे बाद रोहन मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था। वह अलग दिख रहा था, दुबला, ज्यादा थका हुआ, जैसे पिछले हफ्तों ने उसे निचोड़ दिया हो। अंदर आओ, मैंने बैठक की ओर इशारा करते हुए कहा। वह सोफे पर बैठ गया, लेकिन पहले की तरह आत्मविश्वास से पीछे झुका हुआ नहीं। इस बार वह किनारे पर हाथ जोड़े बैठा था, जैसे घबराया हुआ हो। पापा, उसने शुरू किया, मैं सब कुछ पर बहुत सोच रहा हूं जो हुआ है। अच्छा, और? ठीक है। शायद मैं ठीक से नहीं समझा जो आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे। मैं चुप रहा, उसके जारी रखने का इंतजार कर रहा था। बात यह है कि ठीक है, शनिवार को पार्क में जो हुआ उसके बाद। अरे, शनिवार को पार्क में क्या हुआ? जब आप बिना बताए बच्चों से मिलने गए थे। रोहन, मैं बच्चों से मिलने नहीं गया था। मैं पार्क गया था और उनसे मिल गया। वह एक सार्वजनिक पार्क है। वह चुप रहा, जैसे यह तय कर रहा हो कि मुझ पर विश्वास करे या नहीं। मामला यह है कि जब मैं घर आया और बच्चे आपके बारे में बात करना बंद नहीं कर रहे थे कि वे आपसे मिलकर कितने खुश थे, तो मुझे कुछ एहसास हुआ। क्या? कि वे वास्तव में आपको याद करते हैं। और शायद मैं थोड़ा स्वार्थी रहा हूं। थोड़ा स्वार्थी? महीनों तक मुझे नजरअंदाज करने के बाद, सालों तक मेरे साथ ऐसे पेश आने के बाद जैसे मैं कोई रुकावट हूं। मेरे जन्मदिन पर फोन उठाने के बाद रोहन सोचता था कि वह थोड़ा स्वार्थी रहा था। रोहन, मैंने शांत रहते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि यहां समस्या यह है कि तुम थोड़ा स्वार्थी रहे हो? ठीक है, नहीं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि रोहन अभी भी कुछ नहीं समझा था। वह अभी भी अपनी हरकतों को कम आंक रहा था। वह अभी भी इस बात की वास्तविक जिम्मेदारी नहीं ले रहा था कि उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। रोहन, मुझे तुमसे कुछ पूछने दो। क्या तुम्हें याद है कि आखिरी बार तुमने मुझे सिर्फ यह पूछने के लिए कब फोन किया था कि मैं कैसा हूं? ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है, ये 2 साल पहले था, जब तुमने अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसे उधार लिए थे। तुमने मुझे फोन किया था कि मैं कैसा हूं, और 5 मिनट की बातचीत के बाद तुमने मुझसे एहसान मांगा था। रोहन असहज हो गया। पापा, ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें याद है कि आखिरी बार तुम मुझसे मिलने कब आए थे, जब कोई खास दिन नहीं था? पापा, मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, शायद मैं और नहीं। मैं सबसे अच्छा बेटा नहीं रहा हूं। रोहन, वहीं रुक जाओ। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। तुम थोड़े स्वार्थी नहीं रहे हो। तुम सिर्फ सबसे अच्छे बेटे नहीं रहे हो। 5 साल से तुमने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया है जैसे मैं एक कर्मचारी हूं, जो तब उपलब्ध है जब तुम्हें उसकी जरूरत है, जैसे मेरे एहसास मायने नहीं रखते, जैसे मेरे समय का कोई मोल नहीं है। लेकिन पापा, मैंने अभी खत्म नहीं किया है। मेरे जन्मदिन के दिन जब तुमने कहा बस 1 मिनट, क्या तुम्हें पता है कि मुझे सच में क्या दर्द हुआ? क्या? यह नहीं था कि तुमने फोन उठाया। यह एहसास हुआ कि तुम्हारे लिए, मेरे जीवन के 73 साल, जो सभी बलिदान मैंने तुम्हारे लिए किए, जो सारा प्यार मैंने तुम्हें दिया, वह तुम्हारे समय के केवल 1 मिनट के बराबर था। मैंने देखा कि रोहन ने अपना सिर नीचे कर लिया। पापा, मैं नहीं चाहता था। रोहन, क्या तुम्हें पता है कि हम ये बातचीत क्यों कर रहे हैं? क्यों? यह इसलिए नहीं है कि तुमने अपने व्यवहार पर विचार किया है। यह इसलिए नहीं है कि तुमने समझा कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है।
यह इसलिए है क्योंकि तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी धमकियां काम नहीं करती हैं, कि तुम अब मुझे पहले की तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। रोहन ने हैरान होकर अपना सिर उठाया। यह सच नहीं है। नहीं रोहन, पिछले हफ्ते तुमने मुझे 3 धमकी भरे संदेश छोड़े थे। तुमने कहा था कि तुम और ज्यादा कड़े कदम उठाओगे अगर मैं अपने पोते पोतियों से मिलता रहा। ये उन शब्दों से निकलते हैं जो पछतावा महसूस कर रहे हों। मैं गुस्सा था। ठीक वही, तुम गुस्सा थे क्योंकि पहली बार तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पापा वह नहीं कर रहे थे जो तुम चाहते थे, और तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया यह सोचने की नहीं थी कि ऐसा क्यों हुआ था। तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया मुझे नियंत्रित करने की कोशिश करना थी। रोहन लंबे समय तक चुप रहा। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं पापा? मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी करो रोहन, बात ठीक यही है। मैं समझ नहीं रहा। सालों से मैं तुम्हारे बदलने का इंतजार कर रहा हूं, यह एहसास करने का इंतजार कर रहा हूं कि तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करते थे। मेरे साथ समय को महत्व देने का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। मैं अपनी कुर्सी से उठा। रोहन, अगर तुम वास्तव में मुझसे रिश्ता चाहते हो तो तुम्हें बदलना होगा। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे कहूं, इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें धमकी दूं, बल्कि इसलिए कि तुम तय करो कि तुम अलग होना चाहते हो। और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पर्याप्त बदल गया हूं? यह एक सवाल है जिसका जवाब केवल तुम दे सकते हो, जब तुम वास्तव में मेरे समय को महत्व दोगे, जब तुम वास्तव में यह जानने में दिलचस्पी लोगे कि मैं कैसा हूं, जब तुम वास्तव में बिना किसी व्याकुलता के मेरे साथ रहना चाहोगे, तुम्हें पता चल जाएगा। रोहन भी खड़ा हो गया। और इस बीच मैं अपनी जिंदगी जीता रहूंगा, गरिमा के साथ, उन लोगों से घिरा जो मुझे महत्व देते हैं। अगर तुम उनमें से एक बनना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन अगर नहीं, तब भी मैं ठीक रहूंगा। पापा, मैं तुमसे प्यार करता हूं रोहन। पसंद करना और प्यार करना 2 अलग बातें हैं। पसंद एक भावना है, प्यार एक क्रिया। तुम मुझे पसंद करते हो, पर तुमने अपने कर्मों से मुझे प्यार नहीं किया है। मैं दरवाजे की तरफ चला। जब तुम मुझे सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से प्यार करने के लिए तैयार होगे तो मैं यहीं मिलूंगा। रोहन उस दोपहर मेरे घर से जितना भ्रमित आया था, उससे कहीं ज्यादा भ्रमित होकर निकला। लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार उसने समझा कि समस्या यह नहीं थी कि मैं जिद्दी या नाटकीय था। समस्या यह थी कि उसे यह तय करना था कि वह किस तरह का बेटा बनना चाहता है। उस रात सोने से पहले मैंने रॉबर्टो की कुछ हफ्ते पहले कही बात के बारे में सोचा। एक पिता जो अपने बेटे से प्यार नहीं करता, उसे गलत व्यवहार जारी रखने देगा। वह सही था। मैं जो कर रहा था वह नाराजगी से नहीं बल्कि प्यार से आ रहा था, इतना मजबूत प्यार कि मैं अपने बेटे को खुद का एक कमजोर संस्करण बनने नहीं दे सकता था। और महीनों में पहली बार मैं पूरी शांति से सोया। मेरे जन्मदिन को 3 महीने हो गए थे। 3 महीने जब मैंने फैसला किया कि मैं अब अपने ही बेटे से ध्यान के टुकड़े नहीं स्वीकार करूंगा, और जीवन एक ऐसे तरीके से आगे बढ़ा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रॉबर्टो और अन्ना मुझसे अक्सर मिलने आते थे। मैंने काम के कुछ पुराने दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन करना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी बढ़ईगिरी का शौक फिर से शुरू कर दिया था और मैं अपने कमरे के लिए किताबों की अलमारी बना रहा था। सालों में पहली बार मुझे पूरा महसूस हो रहा था। रोहन और मैंने अपने घर पर उस बातचीत के बाद से बात नहीं की थी, लेकिन अन्ना ने मुझे बताया कि वह मेरे बारे में पूछ रहा था, सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से। पापा कैसे हैं? क्या उनके बारे में कुछ पता चला है? क्या वह अभी भी मुझसे नाराज हैं? एक बुधवार दोपहर को जब मैं गैराज में किताबों की अलमारी के एक टुकड़े को रेत रहा था तो मैंने सुना कि एक कार मेरी ड्राइववे में पार्क हो रही है। यह अजीब था क्योंकि मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। मैं बाहर निकला और रोहन को अपनी कार से उतरते देखा, लेकिन इस बार वह अलग था। उसे कोई जल्दी नहीं थी, उसके हाथ में फोन नहीं था। वह धीरे धीरे पास आया जैसे वह घबराया हुआ हो। नमस्ते पापा। नमस्ते रोहन। क्या आपके पास थोड़ा समय है? मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बिल्कुल, आओ अंदर। हम घर में घुसे, लेकिन इस बार रोहन बैठक में नहीं गया। वह रसोई में खड़ा रहा जैसे उसे पता ही ना हो कि क्या करना है। क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? मैंने पूछा। हाँ, कृपया। जब मैं कॉफी बना रहा था तो मैंने देखा कि रोहन चारों ओर देख रहा था जैसे वह सालों में पहली बार घर देख रहा हो। उसकी आंखें रसोई की मेज पर टिकीं, जहां मैंने कुछ किताबें रखी थीं जो मैं पढ़ रहा था, और फ्रिज पर, जहां अन्ना ने अपने बच्चों की कुछ तस्वीरें चिपकाई थीं। पापा, उसने कहा जब हम अपनी कॉफी लेकर बैठे, मैं इन पिछले कुछ महीनों में बहुत सोचता रहा हूं। ओह, हाँ, और मुझे लगता है कि मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि आप मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। मैं चुपचाप इंतजार करता रहा।
पिछले हफ्ते साहिल ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। उसने तुमसे क्या पूछा? उसने मुझसे पूछा कि जब वह बड़ा होगा तो क्या मैं उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा जैसा वह अपने खिलौनों के साथ करता है। जैसा वह अपने खिलौनों के साथ करता है। हाँ। मैंने पूछा कि उसका क्या मतलब है और उसने कहा, पापा, कभी कभी मैं अपनी छोटी गाड़ियों से खेलता हूं, लेकिन जब मेरी टैबलेट बजती है तो मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देता हूं और उन्हें भूल जाता हूं। क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे जब मैं बड़ा होऊंगा, जैसे तुम दादाजी के साथ करते हो? मुझे गले में एक गांठ महसूस हुई। और तुमने उसे क्या बताया? मुझे पता नहीं चला कि क्या कहना है, पापा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वह सही था। मैंने आपके साथ बिल्कुल वैसा ही किया है। आपके साथ एक खिलौने जैसा व्यवहार किया है, जिसे मैं अपनी सुविधा के अनुसार उठाता हूं और जब मेरे पास कुछ और महत्वपूर्ण होता है तो छोड़ देता हूं। रोहन एक पल के लिए चुप रहा, जैसे वह अपनी बात जारी रखने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। पापा, ये 3 महीने मेरे जीवन के सबसे कठिन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे सच्चाई का सामना करना पड़ा। और सच्चाई यह है कि मैं एक बुरा बेटा रहा हूं। थोड़ा स्वार्थी नहीं, काम में व्यस्त नहीं। मैं एक बुरा बेटा रहा हूं। महीनों में पहली बार मैंने रोहन की आवाज में कुछ ऐसा सुना जो मैंने पहले नहीं सुना था। सच्ची नम्रता। रोहन, नहीं पापा, मुझे अपनी बात खत्म करने दें, क्योंकि अगर मैंने अभी नहीं कहा तो मुझे लगता है कि मैं कभी नहीं कह पाऊंगा। मैंने सिर हिलाया। जब मां गुजर गईं तो मैं अपने दुख में इतना व्यस्त था कि मैंने कभी आपके दुख के बारे में सोचने के लिए नहीं रुका। आपने अपने जीवन की महिला, अपनी 40 साल की साथी को खो दिया और मैं अंतिम संस्कार के बाद भी आपके साथ नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन सभी सालों में जब आप अकेले रहना सीख रहे थे, जब आप हर सुबह एक शांत घर में उठते थे, जब आप अकेले खाते थे और अकेले सोने जाते थे, तो मैं अपना भविष्य बनाने में इतना व्यस्त था कि मैं भूल गया कि मेरे पापा को अपने बेटे की जरूरत थी, रोहन। और सबसे बुरी बात यह है कि जब आपने आखिरकार मुझे सीमाएं तय करने का फैसला किया, जब आपने आखिरकार कहा बहुत हो गया, तो मेरी प्रतिक्रिया यह पूछना नहीं थी कि मैंने क्या गलत किया था। मेरी प्रतिक्रिया आपसे नाराज होना था कि आप वही बिना शर्त प्यार करने वाले पापा क्यों नहीं रहे जो हमेशा से थे। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन से आंसू पोंछे। पापा, मैंने सिर्फ बेटे के तौर पर आपको निराश नहीं किया, मैंने इंसानियत के नाते भी गलती की, क्योंकि कोई भी उस तरह का व्यवहार पाने का हकदार नहीं है जैसा मैंने आपके साथ किया। रोहन, जो बीत गया वो बीत गया। नहीं पापा, बीता हुआ कल मायने रखता है, क्योंकि वो हमें यहां तक लाया है। और मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि इन 3 महीनों में मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं वो बेटा कैसे बनूं जिसके आप हकदार हैं। और मैंने पाया है कि मैं आपके साथ खोए हुए साल तो नहीं बदल सकता, लेकिन जो साल बचे हैं उन्हें जरूर बदल सकता हूं। रोहन ने अपनी जेब से कुछ निकाला। ये एक फोन था। आप जानते हैं ये क्या है? ये आपका फोन है। नहीं पापा, ये वो है जो बरसों से हमारे बीच रहा है। ये वो है जिसे मैंने आपसे, अपने परिवार से, अपने बच्चों से ऊपर रखा है। मुझे हैरानी हुई। रोहन उठा, सिंक की ओर चला और फोन को एक दराज में रख दिया। पापा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं सुन रहा हूं। हर रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक वो समय आपका है। कोई अपवाद नहीं, कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं, कोई और जरूरी बात नहीं। सिर्फ आप और मैं, रोहन। और यह सिर्फ उन 4 घंटों के लिए नहीं है पापा। ये इसलिए है क्योंकि मैं आपको जानना चाहता हूं, सचमुच जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ये 5 साल आपके लिए कैसे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे मां के बारे में बताएं, जब आप युवा थे। मैं जानना चाहता हूं कि अब आपके सपने क्या हैं, आपकी क्या योजनाएं हैं। वह मेरी कुर्सी के पास आया। मैं आपका बेटा बनना चाहता हूं पापा। वो इंसान नहीं जो तब आता है जब उसे कुछ चाहिए होता है या जब कोई खास दिन होता है। मैं सोमवार को आपका बेटा बनना चाहता हूं, जब आप दुखी होते हैं। मंगलवार को जब आपके पास कोई अच्छी खबर साझा करने के लिए होती है। बुधवार को जब आप बस किसी से बात करना चाहते हैं। और काम तो हमेशा रहेगा, लेकिन आप हमेशा नहीं रहेंगे। और मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। मैं एक पल के लिए अपने बेटे को देखता रहा। सालों में पहली बार मैं सच में रोहन को देख रहा था। उस व्यस्त आदमी को नहीं जो हमेशा जल्दी में रहता था, बल्कि उस बच्चे को जिसे मैंने पाला था। उस आदमी को जो वो बन सकता था। रोहन, क्या आपको वाकई लगता है कि आप बदल सकते हैं? पापा, मैं बदल चुका हूं। बदलाव वो नहीं है जो मैं करूंगा, यह वो है जो मैंने पहले ही कर दिया है। आपके बिना ये 3 महीने मुझे सिखा गए कि मैं अब कभी कौन नहीं बनना चाहता
और अगर आप पुरानी आदतों में फिर से पड़ जाते हैं तो आप मुझे बताएंगे और मैं आपकी बात सुनूंगा, क्योंकि पहली बार अपनी ज़िंदगी में मैं समझता हूं कि सीमाएं होने का मतलब यह नहीं है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। इसका मतलब है कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे अपना कमज़ोर रूप नहीं बनने देंगे। उस पल मैं उठा और अपने बेटे को गले लगा लिया, लेकिन यह हमेशा की तरह जल्दी वाला आलिंगन नहीं था। यह एक लंबा आलिंगन था, ऐसा जो आपके अंदर कुछ बदल देता है। मैं आपसे प्यार करता हूं पापा, उसने कहा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि अपनी बाकी की जिंदगी में आपसे शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से प्यार करूंगा। 6 महीने बाद रोहन ने अपना वादा निभाया। रविवार हमारा पवित्र दिन बन गया, लेकिन इससे भी बढ़कर वह वो बेटा बन गया जिसे मैं हमेशा जानता था कि वह बन सकता है। और मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। कभी कभी किसी को जो प्यार का सबसे बड़ा प्रदर्शन आप दे सकते हैं वो यह सिखाना है कि आप सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि गरिमा के बिना प्यार प्यार नहीं है, यह निर्भरता है। और इसीलिए मेरे बेटे, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी सीमाएं तय करने में कभी देर नहीं होती। उस व्यवहार की मांग करने में कभी देर नहीं होती जिसके आप हकदार हैं। और कभी भी ठोस नींव पर रिश्ते को फिर से बनाने में देर नहीं होती। अब बताइए, क्या इस कहानी ने आपको अपने जीवन में किसी रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर किया? और बताइए, आप मुझे किस शहर से सुन रहे हैं?